तो ट्रेडर्स फाइनली 4 साल बाद वो टाइम आ गया है जिसका बहुत सारे स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को और पूरी दुनिया को इंतजार था। वो था रेट कट का टाइम। लगभग जब से कोविड आया तब से रेट बढ़ रहे थे या रेट कांस्टेंट थे, बट रेट कट अभी तक नहीं हुआ है। अगर मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी की बात बताऊं तो मैंने 2019 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और ये पहली बार मेरे साथ ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं डेटा पे इतना ध्यान नहीं देता था। तो जब से मैंने डेटा के बारे में जानना समझना शुरू किया ना, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेट कट होने वाला है। तो जो फेड का रेट कट है वो सच में खुद में एक बहुत बड़ा इवेंट है। मार्केट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो भी, हमारे हिसाब से देखते हो एज ए ट्रेडर तो भी। अब ये फेड का रेट कट है वो आज होने वाला है। आज रात को अमेरिका में, मतलब हमारे हिसाब से 11:30 बजे के आसपास ये कंफर्म हो जाएगा कि फेड का रेट कितना कट होने वाला है। उससे पहले आपको क्या क्या चीजें जानना जरूरी है। रेट कट होता क्या है, रेट कट का इंपैक्ट मार्केट पे कैसे पड़ सकता है और किस तरीके से रेट कट का जो इंपैक्ट है वो मार्केट हैंडल करने वाला है और किस तरीके से एज अ ट्रेडर हम उसका फायदा उठा सकते हैं या फिर इस पूरे सिचुएशन को समझ सकते हैं। इस वीडियो में उस कंप्लीट स्ट्रैटेजी का डिस्कशन करेंगे, बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉलेज समझेंगे फेड के रेट्स के अराउंड, इंटरेस्ट रेट्स के अराउंड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। मेरा नाम है शिवम, मैं आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट बिना टाइम वेस्ट के। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी और स्टॉक्स के बारे में बताऊं जो इंपैक्ट होंगे इस फेड रेट कट के कारण। सबसे पहले जान लेते हैं फेड का रेट कट क्या होता है, फेड के रेट्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो सब समझते हैं। बेसिकली फेड इज लाइक सेंट्रल बैंक। किसी का भी सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे इंडिया में हमारे पास आरबीआई है, तो ये हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं। अब सेंट्रल बैंक के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन 2-3 सबसे जरूरी काम होते हैं सेंट्रल बैंक के। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है सेंट्रल बैंक का, वो होता है इकोनॉमी में जो हमारा पूरा मार्केट है, स्टॉक मार्केट नहीं, पूरे जो कंट्री का मार्केट है, कंट्री की इकोनॉमी है, उसमें लिक्विडिटी को मैनेज करना। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, कितना पैसा जा रहा है। तो पैसा छापने का काम भी इन्हीं का होता है, मनी प्रिंटिंग का काम भी इन्हीं का होता है। तो ये पैसे छापते हैं और उसकी मदद से और बहुत सारी चीजों की मदद से ये कंट्रोल करते हैं कि हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में कितना लिक्विडिटी है, कितना कैश जो है वो फ्लो हो रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे हथकंडे हैं जो एक सेंट्रल बैंक अपनाता है। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि लिक्विडिटी से फर्क क्या पड़ता है, आखिर लिक्विडिटी को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बार कहानी सुन लेते हैं। बिल्कुल भी मैं आपको बोर नहीं करूंगा, फटाफट इसको फिनिश करेंगे। 2020 के अराउंड, 2020 के अराउंड क्या हुआ था आप बताइए। कोविड का क्रैश आया था। कोविड के क्रैश के कारण जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास ये हुई थी कि कंपनियों को बहुत ही ज्यादा कैटास्ट्रोफिक लॉसेस होने लगे या बिजनेसेस बंद होने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन में हम अपना बिजनेस कैसे संभालें, और ये उस टाइम कंपनियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन गई थी। मतलब दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो बहुत सालों बाद हमने फेस किया था। अब इस क्राइसिस में 2 चीजें हो सकती थी। पहली चीज तो ये हो सकती थी कि पूरी इकोनॉमी ही तहस नहस हो जाए और देश की इकोनॉमी खत्म हो जाए पूरी तरीके से। लेकिन अगर हम देश की इकोनॉमी को खत्म होने देंगे तो वापस उठने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो उस समय बहुत ज्यादा जरूरी था कि सेंट्रल बैंक इन डूबती हुई कंपनियों को, खराब होती हुई इकोनॉमी को मदद करे। अब आप किसी की मदद कैसे कर सकते हो? अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप उनके लिए लोन लेना आसान कर दो। ये सेंट्रल बैंक को बात समझ में आती है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां जो हैं वो लोन के बेसिस पे ही चलती हैं। आप लोन लेते हो, आप व्यापार करते हो, आप बिजनेस करते हो, उसके प्रॉफिट्स करते हो, जिससे पूरी इकोनॉमी यहाँ पे चलती है, कैपिटल का फ्लो चलता रहता है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक को बहुत जरूरी था कि वो इसमें कंपनियों की मदद करें, और कंपनियों को मदद करने के लिए इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया। अब ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसको हम रेपो रेट कहते हैं। ये रेपो रेट क्या होता है, इसको एक बार आप समझे। तो बेसिकली जब भी आप लोन लेने जाते हो, मान लो मेरी कोई कंपनी है, ये मेरी कंपनी है एफटीएस, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। अगर मुझे बिजनेस बढ़ाना है, मैं लोन लेने जाऊंगा, तो लोन लेने में जाऊंगा बैंक्स के पास। वो कोई भी बैंक हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, एचडीएफसी बैंक हो सकता है, कोई भी बैंक। तो ये मैं बैंक के पास जाऊंगा लोन लेने। लेकिन बैंक के पास पैसे कहां से आएंगे? मुझे लोन देने के लिए बैंक के पास पैसे कहां से आएंगे? तो बैंक्स के पास पैसे 2 तरीके से आते हैं। पहला तरीका होता है कि जो बाकी कस्टमर है, जैसे मान लो आपने आके बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है पैसे, आपने एफडी करी हुई है, तो डिपॉजिट्स के थ्रू बैंक के पास पैसे मिलते हैं। डिपॉजिट्स के थ्रू
बैंक को पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा ना हो, क्योंकि कोविड के टाइम क्या हो रहा था, जिन लोगों ने पैसे बैंक में रखे थे उनकी भी नौकरियां चली गई थी और वो भी बैंक से पैसे निकाल रहे थे अपना खर्च चलाने के लिए। तो उस कंडीशन में ये जो बैंक्स हैं ये गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। ये जो हमारे पास सेंट्रल बैंक होते हैं ना, जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो ये आरबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे हमें लोन चाहिए, आप हमें लोन दो। तो आरबीआई से लोन पैसा इनके पास जाता है, ये पैसा आगे फॉरवर्ड आपको कर देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है इस पूरे साइकिल को कंट्रोल कौन कर रहा है? यहाँ पे आरबीआई ही कर रहा है। अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे तो ये बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। और शायद मैं एक छोटी कंपनी का मालिक हूं तो मैं लोन ना ले पाऊं 10% के रेट, बट अगर ये आरबीआई चाहता है कि मैं लोन लूं ना, तो आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को घटा देगा, अपने रेट को कट कर देगा, तो बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे और मुझे आसानी से लोन मिल जाएगा। तो कोविड के टाइम इसी क्राइसिस से बचने के लिए बहुत तेजी से रेपो रेट को घटाया गया, बहुत तेजी से यहाँ पे रेपो रेट को घटाया गया ताकि कंपनियों को यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके। और उस टाइम अगर ये काम नहीं किया गया होता ना, तो कोविड के क्राइसिस से शायद अभी तक भी हम रिकवर नहीं कर पाते। जो हम रिकवर कर चुके हैं, बहुत अच्छे से रिकवर कर चुके हैं, वो हम नहीं कर पाते। तो ये कोविड के टाइम हुआ। तो इस टाइम क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट काफी घटा दिए गए और लोगों को लोन लेना काफी आसान हो गया और मार्केट में जितनी उम्मीद थी ना उससे ज्यादा तगड़ा रिबाउंड आया। आप स्टॉक मार्केट का ही चार्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कुछ ऐसा चार्ट बना था, मार्केट इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, ये कोविड की गिरावट है और ये उसके बाद आया हुआ अपमूव है। तो कोविड के गिरावट के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा, जबरदस्त इकोनॉमी में रिबाउंड आया। तो अब ये जो रिबाउंड आया, इस रिबाउंड में क्या हुआ, लोगों को लोन लेना आसान था और उस आसानी से लोन मिलने के कारण लोगों ने खर्चे ज्यादा करने शुरू कर दिए। कोविड की सिचुएशन तो अब खत्म हो गई, जो क्राइसिस आई थी उस क्राइसिस के बावजूद लोगों ने ज्यादा लोन लिया, इकोनॉमी बढ़ती चली गई और इकोनॉमी बढ़ने के कारण, कुछ ज्यादा ही बढ़ने के कारण दूसरी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा, जिसको हम कहते हैं महंगाई। अब ये हमारे सामने नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कभी अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो ज्यादा खर्च करते हैं और जब ज्यादा खर्च करते हैं तो जो डिमांड है वो बहुत बढ़ जाती है। सप्लाई तो जनरली रिसोर्सेज की लिमिटेड रहती है, बट डिमांड बढ़ने के कारण चीज़ों के दाम महंगे होने लगते हैं, इन्फ्लेशन से चीज़ें महंगी होने लगती हैं, जिस कारण से यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ने लगा। अब आप सोच रहे हो कि इन्फ्लेशन बढ़ने में खराब क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ने में सब कुछ ही खराब है। अगर एक हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो हमारे जो करेंसी की वैल्यू है ना, वो लूज होती रहती है, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो खत्म होते रहती है। इसीलिए सेंट्रल बैंक का काम है दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना। एक तरफ यहाँ पे हमारे पास रहती है इकोनॉमी, दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे रहती है महंगाई। इकोनॉमी और महंगाई दोनों को बैलेंस करके चलने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। आप उसे या फिर फेड कह लीजिए या फिर उसे आरबीआई कह लीजिए, जिसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है उसको हम यहाँ पे कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट को मैनेज करना, और इसी रेट के ऊपर जो डिसीजन है वो आज होने वाला है। तो फाइनली अमेरिका में इस बार शायद आज के दिन पे रेट कट हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाएगा और उसके बेसिस पे क्या रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। यहां अपनी बात को आराम से समझाने के लिए मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है। ये फेड के इंटरेस्ट रेट का चार्ट है। आप देखोगे किस तरीके से 2020 में जब क्राइसिस आई थी तो उन्होंने अपने रेट को काफी ज्यादा कम कर दिया था और उसके बाद कुछ दिनों तक ये रेट जो था वो कांस्टेंट रहा और फिर बहुत ज्यादा तेजी से इन रेट्स को बढ़ाना स्टार्ट किया और अभी करेंटली जहां पे हम खड़े हैं वो 5.5 है। तो अभी जो फेड का इंटरेस्ट रेट है वो 5, जो रेपो रेट आप कह लो, वो 5.5% पे है और आज के दिन पे इसे कम करने का फैसला लिया जा सकता है। ये इंटरेस्ट रेट कितना कम हो सकता है? तो दो चांसेस हैं, या तो इसे बेसिस पॉइंट मतलब होता है परसेंटेज, तो या तो इसे 0.25% कम किया जा सकता है 25 बेसिस पॉइंट, या फिर इसे 0.5% के आसपास कम किया जा सकता है, यानी ½ या फिर 1/4% इसको कम किया जा सकता है। अब ये दोनों डिसीजन होने वाले हैं, इतना कंफर्म है, इनमें से कोई एक ही किया जाएगा और कम तो किया ही जाएगा। अगर इसको छोड़ के कोई और डिसीजन होता है ना, तो या तो मार्केट कंप्लीटली बूम कर जाएगा या कंप्लीट मार्केट क्रैश कर जाएगा। इट विल बी, और मतलब कोई नहीं सोच रहा कि इसके सिवा कोई और डिसीजन हो सकता है। आप समझ रहे हो तो किस लेवल का पैनिक वो क्रिएट करेगा। तो अभी मान के चलो कि रेट कट होने वाले हैं और इन्हीं में से कोई एक चीज होने वाली। अब कौन से रेट कट पे कैसा मार्केट का रिएक्शन रहेगा ना, मैं आपको वो बताता हूं। पहली बात तो ये बता दो कि एक्सपेक्टेड क्या है। तो भैया एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है। मैंने 5-10 आर्टिकल पढ़े जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले, और हर कुछ आर्टिकल में ये बात कही जा रही है, कुछ आर्टिकल में ये बात कही जा रही है, और ये आर्टिकल सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो एनालाइज करने वाली कंपनियां उन्होंने बताया। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है,
सॉल्यूशन क्या होगा उसको अभी देखते हैं हम, बट मैं आपको एक एक करके दोनों का इंपैक्ट बताऊंगा कि क्या होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक एक करके दोनों कंडीशन के बारे में बात। फेड के पास जो अभी सबसे बड़ी दिक्कत वो ये है, पता है आपको? देखो, उन्हें स्टॉक मार्केट को कौन सी बात कन्वे करनी है आप ये समझो। वो नहीं चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर जाए, लेकिन वो स्टॉक मार्केट को जो बताना चाहते हैं वो आपको समझना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा कि वो कैसे बताएंगे। उनके पास बताने का दो तरीका है। पहला तो तरीका है कि वो डायरेक्ट रेट कट अनाउंस करें, जो भी रेट कट होने वाला है वो डायरेक्ट, इससे भी मार्केट को कुछ क्लू मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई फैसला लिया जाता है ना, तो मार्केट इंतजार करेगा कि वो कह क्या रहे हैं। डिसीजन जो होगा वो इंपैक्ट तो करेगा ही, लेकिन उनकी स्पीच का भी मार्केट में बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब मैं आपको समझाता हूं उन्हें बैलेंस किन चीजों के बीच में करना। अगर मान लीजिए वो 0.5 का रेट कट करते हैं, मान लीजिए कंडीशन मान लीजिए कि 0.5 का उन्होंने रेट कट कर दिया, और वो ये कह रहे हैं अपने स्पीच में कि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं इकोनॉमी को कुछ हो ना जाए, इसीलिए हम एग्रेसिवली और रेट कट करने वाले। यानी अगर उनके स्पीच से मार्केट को जरा सा भी ऐसा लगा कि उन्हें डर लग रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी पे अब खतरा बढ़ सकता है बिकॉज इंटरेस्ट रेट हमने ज्यादा टाइम तक हायर रख दिया, तो शायद अब रिसेशन मंदी तक बात पहुंच रही है। अगर मार्केट को जरा भी इसकी भनक लगेगी ना, तो भले ही 0.5 का रेट कट हुआ है, बट मार्केट बहुत ही ज्यादा इसमें बेयरिश रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि मार्केट चाहता है सॉफ्ट लैंडिंग। मंदी कभी भी किसी कैपिटल मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती है, सारी कंपनियों पे इसका बुरा असर पड़ता है। तो अगर वो 0.5 रेट कट करते हैं और नेगेटिव स्पीच कहते हैं, तो मार्केट में बहुत तगड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर वो 0.5 का रेट कट कर देते हैं और साथ में ये कहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आगे रेट बढ़ा भी सकता हूं, या जरूरत पड़ी तो रेट को मैं यहीं रोक सकता हूं, इन्फ्लेशन जो है वो हमारे कंट्रोल में आ गया है और इकोनॉमी में भी हम सॉफ्ट लैंडिंग करा देंगे। मतलब अगर यहाँ पे उनकी स्पीच, इसको कहते हैं डोविश स्पीच, डोविश मतलब बियरिश बात कह रहे हैं, और अगर यहाँ नहीं, डोविश मतलब होता है पॉजिटिव, हॉकिश, तो अगर हॉकिश स्पीच रहती है तो दिक्कत होगी। बट अगर यहाँ पे स्पीच उनकी ठीक ठाक रहती है, डोविश स्पीच रहती है, पॉजिटिव स्पीच रहती है ना, तो इस टाइम पे मार्केट पॉजिटिव ही रिएक्ट करने वाला है। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको रिएक्शन देने वाला है, और ये वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो बन सकता है, ये वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो बन सकता है। ये हो गया 0.5 के रेट कट पे। बट अगर 0.5 का रेट कट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे 0.25 बेसिस का रेट कट कर, तो उस कंडीशन में आप समझो, अगर वो 0.25 का रेट कट करते हैं और प्लस वो ये बात कहते हैं कि शायद अगर मैं 0.25 का रेट कट कर रहा हूं तो शायद मुझे ये रेट कट और ज्यादा ना करना पड़े, मतलब मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि महंगाई में कंट्रोल कर लूंगा। अगर उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल पे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब वो यहां पर भी थोड़ा बियरिश कहते हैं, वो ये कहते हैं कि महंगाई अभी भी ज्यादा है, शायद हम ना कंट्रोल कर पाए, तो उस कंडीशन में यहां पर मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि -25 का रेट कट होता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम यहां पर महंगाई को कंट्रोल कर लिए हैं और शायद आगे आने वाले टाइम पे हम और ज्यादा एग्रेसिव रेट कट कर सकते हैं। वो ये बात कहें कि आगे आने वाले टाइम पे हम एग्रेसिव रेट कट करेंगे, अभी भी महंगाई हमारे कंट्रोल में है और इकोनॉमी को हम सॉफ्ट लैंडिंग तक पहुंचा देंगे महंगाई को कंट्रोल में रखते हुए। तो दिस विल बी द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। अभी जो सबसे ज्यादा लोग मान के चल रहे हैं ना, वो ये वाली कंडीशन मान के चल रहे हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि 0.25 बेसिस का रेट कट होगा, और प्लस वो ये बात कहेंगे कि इकोनॉमी हमारे कंट्रोल में है, आगे आने वाले टाइम पे हम और भी ज्यादा रेट कट कर देंगे। ये कंडीशन बनती है तो भी मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। और बाकी पूरी चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है कि कौन सा होने से क्या होगा। तो देखो, पेच यहाँ थोड़ा फंस रहा है, बात उनके स्पीच पे आके रुक रही है, और वो क्योंकि देखो ये जो रेट कट की साइकिल है ना, इसका इंपैक्ट आपको 1 महीने 2 महीने में नहीं पड़ेगा, 1 वीक 2 वीक में नहीं पड़ेगा, इसका इंपैक्ट पड़ता है 1-1.5 साल में। तो अगर वो अपने आगे की जो ट्रैजेक्टरी बता रहे हैं उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा ना, तो आप ये बात जान के रखिए, इस तरीके से कुछ सिचुएशन प्ले आउट होने वाली है। ये हो गया हमारी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अभी जाके आप कमेंट में बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, बहुत जरूरी है समझ में आना। कोई डाउट रहे तो आप पूछ। अब एज ए ट्रेडर हमारे लिए क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आज का मार्केट देख रहा हूँ, निफ्टी गिरा है,
बैंक निफ्टी बढ़ा है और मिड कैप भी गिरा है। टोटल कंफ्यूजन है मार्केट में, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे पता है अगर रेट कट हो जाता है ना तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव बात रहेगी, ये भी आप ना, बाकी पूरे स्टॉक में ऐसे इंडिविजुअली स्टॉक में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ओवरऑल मार्केट में पड़ता है, बट बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी बात रहेगी। अब सवाल उठता है अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो तो आप टेंशन मत लो। टेंशन क्यों ना लो पता है, क्योंकि हम गैप अप या गैप डाउन खुल जाएंगे, हम गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाएंगे। और गैप अप गैप डाउन खुलने के बाद ना केवल चार्ट को फॉलो करिएगा या फिर आप मोमेंटम को फॉलो करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक चैनल का आपको लिंक दे रहा हूँ, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे मैं डेली सुबह वीडियोस डालता हूँ कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि फेड का रेट कट का जो भी आया मेरी क्या उसमें सोच है, मैं कैसे आज का ट्रेडिंग प्लान कर रहा हूँ। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे लिए कोई टेंशन है ही नहीं, गैप अप गैप डाउन खुलेगा, उसके बाद मार्केट का प्राइस एक्शन देखेंगे, हम प्लान कर लेंगे। हमें कोई डायरेक्शनल बायस रखने की जरूरत ही नहीं, वो चिंता करें अमेरिका वाले। हमारे यहाँ पे रेट कट का डिसीजन होगा दिसंबर में, तो हमें जो टेंशन लेनी है लाइव मार्केट की वो दिसंबर में लेनी है। अभी हमारी चिंता नहीं है लाइव मार्केट की चिंता। हाँ, बीटीएसटी या पोजिशनल आपके पास कोई ट्रेड है तो उसको आपको एक्टिवली आज ही के दिन पे मैनेज करना पड़ेगा। अभी वीडियो शायद लेट पड़ेगी तो ये पर मैंने पहले बताया आपको कि इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले बड़ी पोजीशन नहीं ले जाए, ये हमारे पास पहली बात होगी। बट अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं या फिर आप बिटकॉइन ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ये इंपैक्ट डाल सकता है। अगर आप फॉरेक्स या बिटकॉइन ट्रेड करते हैं तो आप पे ये इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, रेट कट होने से क्या होता है ना कि देश की करेंसी थोड़ी सी कमजोर होती है, तो जो यूएस डॉलर है वो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर होगा। तो जो भी ऐसी वाली पेयर्स हैं जैसे मान लो XAU USD है, ये सारी पेयर्स के प्राइसेस थोड़े से बढ़ेंगे। आप BTC USD हो गया, इनके प्राइसेस थोड़े से बढ़ेंगे। बट दिक्कत की बात क्या है कि ये डायरेक्ट नहीं रहने वाला, काफी वोलेटाइल रहेगा 11:30 बजे के आसपास मार्केट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 10 बजे से लेके 1-1.5 घंटे तक ट्रेडिंग अवॉइड करें, शांति से मार्केट को देखें और उसके बाद जब 12 साढ़े 12 बज जाए रात के, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। वैसे अगर आपके पास फॉरेक्स या क्रिप्टो अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं जिसमें आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहां से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो कि क्या मार्केट क्रैश कर जाएगा, तो मेरा मानना है कि इन सारे जो निर्णय हैं उन पे मार्केट पे पक्का असर पड़ता है। तो फंडामेंटली मार्केट पे असर पड़ेगा और ये चीज हमें 1-2 दिन में जाके क्लियर होगी। तो अगर आप बहुत ही शॉर्ट फ्रेम के इन्वेस्टर हो ना तो आप अभी एकदम अलर्ट रहो, मतलब ट्रिगर पे आपका बटन होना चाहिए कि कभी भी सिचुएशन बिगड़ती है आई विल सेल आउट, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो ना तो ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा फर्क नहीं डालेंगी। मार्केट को ऊपर जाना है तो वो जाता रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा प्लान क्लियर होगा, कल आप कैसे प्लान कर सकते हो, क्या है इसका पूरा फंडामेंटल फंडा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।